बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चे सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 सेंड कर लिया था, तो हम लोग अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना। तो चैप्टर नंबर 7 जो है डैट इज़ ऑस्किलेशंस, ठीक है। तो जो उसका सबसे पहला स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने बेटा 10th में जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। आमतौर पे जो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है या हम ये कह सकते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम का मोशन होता है, हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन की एक टाइप है। अब उसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये हम लोगों ने इसी फर्स्ट ईयर के अंदर ही आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत अच्छे से जो सर्कुलर मोशन को स्टडी किया है कि वो क्या चीज़ होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये एक जैसे कैसे हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है, कि ये एक जैसे कैसे हैं। और इस पर मुख्तलिफ जो आंसर है सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशंस हैं, जैसे वेलोसिटी होगी, एक्सेलेरेशन होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन होगी, इन सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा इसमें क्या कहता है कि भाई कहता है कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक मतलब अभी समझाना चाह रहा है कि बेसिकली सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जैसे कैसे हैं। तो कहता है कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो इंसान एक पार्टी है पी पॉइंट पे, ठीक है, ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है, रेडियस जो है इस सर्कल का, ठीक है, ऑफ द सर्कल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है। एक रेडियस है, हम रेडियस का क्या नाम रख देते हैं कि भाई जो उसका रेडियस है वो एक्स नॉट है। क्या चीज़ है? एक्स नॉट है, इसका रेडियस है जिसमें ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और जब बेटा ये सर्कल में मूव कर रही है तो आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आओ, इसकी कुछ ना कुछ क्या है एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी। तो उसकी वैल्यू दी है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t है। तो कहते हैं हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट पी है वो अलॉन्ग द सर्कल ऑफ रेडियस, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना एक्स नॉट हमने रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। ये एक्स नॉट इसका रेडियस है जिस सर्कल के अंदर ये मूव कर रहा है। और प्रोजेक्शन की जो बात करता है, कहता है कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो है पॉइंट एन, मतलब मिसाल के तौर पे ये इधर हमने पॉइंट एन बनाया हुआ है इस जगह पे। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? साया। मतलब पॉइंट पी है तो अगर हम देखेंगे पॉइंट पी की जो प्रोजेक्शन है किस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है डी से लेकर डी ओ ई तक है, कहता है कि ये जो हमारे पास एन क्या है ये प्रोजेक्शन है। तो कहता है ये अलॉन्ग द डायमीटर, आप देखें कि डी से लेकर ई तक क्या सर्कल का डायमीटर ही है ना, ठीक है। तो बेटा ये भी बात करता है कि भाई ये इट्स प्रोजेक्शन पॉइंट एन जो है एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहता है कि भाई जब हमारे पास ये बॉडी पी जो पॉइंट पी के ऊपर बॉडी है ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के अंदर मूव करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तब कहता है जो इसकी प्रोजेक्शन है इसका साया है डायमीटर के ऊपर, वो पॉइंट एन जो है वो क्या करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको बताया था बेटा क्या चीज़ होती है कि टू एंड फ्रो ऑस्किलेशन से निकलता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कि अगर हम ये मीन पोजीशन का लगा लें तो इसके आगे और पीछे जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। तो अगर आप गौर करो कि जो ये पॉइंट पी जो है ये मूव करेगा सर्कल के अंदर, तो ये पॉइंट एन जो है ये बेसिकली डी ओ ई लाइन के ऊपर क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। कहते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी derived using the analogy between the uniform circular motion of point n and simple harmonic motion of point P की जो सर्कुलर मोशन है और पॉइंट n की जो है वो क्या है एक बटे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो कहता है कि हम आमतौर पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन की इक्वेशंस निकाल सकते हैं उस बॉडी की जो कि इसमें क्या कर रही है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, चल रही है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको डायग्राम ये कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अभी जो मैंने पहले बातें बताई हैं उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं कि भाई क्या क्या रहा था वो। बट कहता है कि कंसीडर करें कि ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। तो एक अगर हम मिसाल के तौर पर एक वेव है, आपने चैप्टर नंबर 10th में पढ़ा भी था कि बेटा एक ये वेव सिंगल वाइब्रेशन कंसिडर कर लें कि हमारे पास ये एक क्या है, ये एक वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था कि जिसमें क्या हो कि आपकी जो एक्सेलरेशन है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। और इसकी मिसाल हम इससे भी लेते हैं कि पेंडुलम की एग्जांपल जो है वो भी हम लोग क्या करते हैं कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये पेंडुलम है हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो
ये भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है या वाइब्रेशंस भी है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि असल में सर्कुलर मोशन जो है या बॉडी की जो हमारी भी हमने इधर देखी है कि एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, वो उनकी मोशन इनसे कैसे मिलती है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। तो एनालॉगी है, एनालॉगी का मतलब क्या होता है कि एक जैसे मोशन, तो वो थोड़ा सा समझेंगे कैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि ये एक सर्कल का सेंटर है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि एक खास रेडियस के अंदर, मैं कह लेता हूँ कि ये हमारी जो बॉडी है इसने क्या करना है, मूव करना है सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये मैं एक पाथ बना लेता हूँ, क्या कहता है कि सर्कल में इस बॉडी ने इस मूव करना है, और हमने क्या नाम दे दिया, हमने क्या दिया कि ये जो है सर्कल का रेडियस है, इसको हमने एक्स नॉट का नाम दे दिया। जब बच्चे ये वाली बॉडी जो है ये क्या करती है, सर्कल के अंदर मूव करेगी, तो क्या होगा, ऐसे ही होगा ना कि इधर पहुँचेगी फिर इस जगह पे पहुँचेगी, और ऐसे ही परफॉर्म करते हुए क्या करेगा कि ये वापस उसी जगह पे पहुँच जाएगी जहाँ से ये शुरू हुई थी। ठीक है, ये पीरियोडिक मोशन हम इसको कह देते हैं, ये हमारा कह देते हैं कि भाई ये इसका क्या होगा, पाथ होगा अलॉन्ग द सर्कल या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब बारी आ गई कि भाई सर आपने टू एंड फ्रो मोशन, या जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि हमने क्या किया है कि मास को स्प्रिंग के साथ हमने जोड़ दिया है, तो ये क्या करता है, ये मूव करता है अपनी मीन पोजिशन के आगे और पीछे, लेकिन रहता है अपनी वस्ती पोजीशन के ऊपर ही है। तो ये वाला मोशन जो सर्कुलर मोशन है ये इससे कैसा मिलता जुलता है, इसको देखेंगे अभी हम। तो बेटा जब भी उसने अभी परफॉर्म बताया आपको कि डायग्राम पे गौर करें, कहता है कि अगर ये सर्कल हम बनाएं और इसमें एक बॉडी को ऐसे मूव करवाएं, तो जो इसका डायमीटर होगा वो क्या होगा, सेंटर में ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये हमने कह दिया कि, और जो सेंटर होता है वो हमेशा डायमीटर के ऊपर होता है, तो अभी नाम कह दिया कि डी, सेंटर को हमने ओ कह दिया और इसको ई कह दिया। तो प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर ये रेडियस है इसका, प्रोजेक्शन किसका साया, मतलब मिसाल के तौर पर आपने इस तरफ से रोशनी की है, तो जो ये मैस है इसका साया जो है वो किधर बनेगा, इस डायमीटर के ऊपर बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने उस साये के पॉइंट को क्या कह दिया, हम लोगों ने नाम रख दिया इसका एन, ठीक है। अब बच्चे मुझे ये बताओ, जब एंटी क्लॉकवाइज ये बॉडी मूव कर रही है, तो मूव करते हुए जब जूं ही हमारी ये बॉडी क्या होगी, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, डी, ये डी की तरफ को जाएगी, तो क्या होगा कि आपका ये जो पॉइंट एन है ये किधर को मूव करेगा, ये ऊपर को मूव करेगा। मिसाल के तौर पर भी मैं दोबारा से नीचे डायग्राम बना के सेंटर पे देख रहा हूँ कि इस पॉइंट एन की मूवमेंट, कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मेन पोजीशन थी वो ये थी, यहाँ से बॉडी ने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया, तो जब ये बॉडी और ये जो है ये पॉइंट एन है हमारे पास, ये जो हम दरमियान सेंटर में मैंने बनाया, तो बच्चे होगा क्या कि हमारे पास जब हमारे पास जो मास है वो क्या करेगा, रेड कलर में मैं मास बना रहा हूँ, वो इस जगह पे पहुँचेगा, इस पॉइंट पे जो मैंने अभी बनाया। तो आपका ये जो पॉइंट एन है सेंटर में जो है, ये किस पॉइंट, ये कहाँ पे पहुँचेगा बेटे, ये क्या हो जाएगा, वो इसके बिल्कुल सामने इधर होगा, ठीक है। तो ये सेंटर पे मैं इसकी प्रोजेक्शन बना रहा हूँ कि ये पॉइंट एन है, जो ग्रीन कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ ये पॉइंट एन है। तो जब आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए बॉडी अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस अलॉन्ग द सर्कल इधर जा रहा है, तो ये इसकी प्रोजेक्शन बेटे क्या हो जाएगी, वो भी ऊपर को, मतलब एन से आप ये कह सकते हो कि ये डी की तरफ, ओ से एन जो है वो डी की तरफ को मूव कर रहा है, ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब सिमिलरली जब बच्चे क्या होगा कि ये वाला जो रेड बात है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते अगली पोजीशन पे पहुंचेगा, तो आपके पास जो एन वाली बॉडी है वो कहाँ पे हो जाएगी, वो थोड़ी सी डी के और करीब पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब क्या कहता है कि आपके पास ये जो बॉडी मूव करती हुई ये कहाँ पे पहुंच गई, ये पहुंच गई बच्चे हमारे पास डी के बिल्कुल ऊपर, तो हमारे पास इस वक्त जो प्रोजेक्शन है इसका, ये साया बिल्कुल वो भी इसी जगह पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं हम लोग, तो ये बॉडी क्या है, मूव करते हुए हमारे पास इस जगह पे पहुंच गई। तो बेटे जो इसकी एन प्रोजेक्शन है उस पर गौर करो, अगर वो किस तरह उसने रहना डी ओ ई लाइन के ऊपर ही है, जो आपकी जो दरमियान वाली लाइन है डायमीटर है, उसने जो पॉइंट एन है उसने उससे आगे पीछे नहीं मूव करना। हाँ, आपके जो ऑब्जेक्ट है बॉडी है वो सर्कल में मूव कर सकती है, तो आपके पास ये कहते हैं कि इसके बिल्कुल सामने होगी, तो यहाँ पर पहुँच के आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से जब आपके पास बेटा और नीचे आपके पास ये बॉडी मूव करती है, देखें ना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है ना, तो ये रेड कलर में हम कह रहे हैं कि सर्कल के ऊपर मूव कर रही है, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है या वो बॉडी जो इसका साया बना रही है और वो बना रही है डायमीटर के ऊपर, वो क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने इस जगह पे पहुंच चुका होगा। सिमिलरली आपके पास बेटे मूव करते हुए ये बॉडी जो है वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल के अंदर मूव करती हुई, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है या साया वो किस जगह पे होगा, वो इस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप ई पॉइंट पे कहोगे कि भाई आपकी जो बॉडी है वो ई पे पहुंच गई है, ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे होगी,
इसकी प्रोजेक्शन बेटे वो क्या होगी, वो भी ई की इसी जगह पे होगी, ठीक है। और क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए आपको भी पता पीरियोडिक मोशन है तो वापस उसी पोजीशन की तरफ जाएगा जहाँ से ये आ रहा है। तो आपके पास क्या कहते हैं कि बॉडी यहाँ पे पहुँच गई, तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो क्या होगी, वो हम कह देंगे इसके बिल्कुल सामने इस जगह पे है इस वक्त, मतलब वापस जाना शुरू हो गई है अब ई से ओ की तरफ वापस, जो ई ओ जो है वो सेंट्रल पोजीशन थी उसकी तरफ जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब कहता है कि भाई हमारे पास क्या हुआ कि ये बॉडी यहाँ से मूवमेंट करती हुई वापस उसी पोजीशन पे पहुँच गई जहाँ से इसने अपना सफ़र शुरू किया था, तो इसकी प्रोजेक्शन जो है वो भी वापस कहाँ पे पहुँच गई, वहीं पे सेंटर पे पहुँच गई। तो ये ग्रीन कलर की अगर लाइंस को आप देखें, जो प्रोजेक्शन थी जिन्होंने रहना ही डी ओ लाइन के ऊपर था, उसकी अगर मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो सेंटर में अगर हमने ये इसका सर्कल का सेंटर था, यहाँ से बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया था, तो बेसिकली अगर हम एन पोजीशन की मूवमेंट को देखें तो वो इसी के आगे और पीछे मूव कर रहा था, टो एंड फ्रो मोशन कर रहा था। अब मुझे ये बताएं बेटा कि ये वाला सर्कुलर मोशन और जो आपके पास ये पेंडुलम का मोशन है वो भी तो इसी तरह होता है कि ये मेन पोजीशन अगर आप ये है तो ये पेंडुलम क्या करता है, मेन पोजीशन के आगे और पीछे क्या करता है, मूव करता रहता है, आगे पीछे हरकत करता रहता है। तो अगर एक बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है उसकी हम प्रोजेक्शन या उसका साया बनाएं एक सीधी लाइन के ऊपर, तो वो भी क्या कहता है कि बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करता है कि अपने सेंटर पॉइंट के आगे पीछे वो मूव करता रहेगा, और उसी को हम क्या कह देते हैं, एक वाइब्रेशन भी कह देते हैं। अगर आप वेव की मोशन को कंसीडर करें, इसमें भी बेटा ऐसे ही है कि एक पार्टिकल ने अगर यहाँ से मोशन शुरू किया है तो बेटा अगर हम ये ग्रीन लाइन जो सेंटर में ड्रा की है ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। क्या चीज़ है, ये मेन पोजीशन है। तो होगा क्या, ये बॉडी अगर यहाँ से मूव करना शुरू किया है तो ये बेटे एक तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर वापस मेन पोजीशन पे आ गया, मेन पोजीशन से फिर दूसरी तरफ, मतलब टो कि मेन पोजीशन की पहले एक तरफ को मूव किया, फिर मेन पोजीशन की तरफ को आया, फिर दूसरी तरफ को मूव किया और फिर वापस मेन पोजीशन की, मतलब कि अपनी मेन पोजीशन के ही इर्द गिर्द पूरी की पूरी वेव क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो ये वो बात कहता है कि जो हमारा बच्चे सर्कुलर मोशन होता है वो भी बेसिकली क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। ये एनालॉगस होते हैं, मीन्स के हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक जैसे ही हैं, या एक ही चीज़ है, इन पे सेम रूल्स या सेम इक्वेशंस इस पे लागू हो सकती हैं। हाँ, इनकी कंडीशंस डिफरेंट हैं और उन्हीं कंडीशंस को हम देखेंगे कि ये किन बुनियाद पे आगे लेके उनकी डेरिवेशंस करता है। तो वही जो पहले मैंने अभी आपको ब्रीफ किया वही चीज़ ये, इसने 3 डिफरेंट सिस्टम के, ये जैसे कंसिडर करो कि आपके पास ये बॉडी जो मैस है ठीक है, पी पॉइंट पी, ये क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, और ये पॉइंट एन जो है ये डी ओ और ई लाइन के ऊपर क्या है, टो एंड फ्रो मोशन या अबाउट इट्स मीन पोजीशन कर रहा है। अब ये तीनों मोशन जो आपका ये मैस स्प्रिंग सिस्टम नज़र आ रहा है, ये मोशन बेटा सर्कुलर मोशन और ये वाइब्रेटिंग या वेव की जो फॉर्म है, कहता है कि ये इनके मोशंस जो हैं ये एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर ये ए से लेकर जो बी तक का डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या और ये क्या है, जिस तरह सर्कल में इधर रेडियस है, सेम चीज़ आपके पास क्या है, ये एक्स नॉट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज़ आपका क्या है कि जो ही आपकी ए से इस स्प्रिंग के पॉइंटर ने P1 जो पॉइंटर है इसने बी की तरफ को मूवमेंट शुरू की, तो इसने कौन सा फासला है, एक्स फासला तय करना शुरू कर दिया। वही चीज़ सर्कुलर मोशन में क्या कर रही है कि जो ही बॉडी ने अपना O1 पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुरू की डी की तरफ को, तो क्या हुआ कि बेटा इसका साया जो है जो कि डी ओ लाइन ए लाइन के ऊपर है, उसने भी ये पॉइंट ओ से क्या है डी की तरफ को मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और जैसे ही वो डी पे पहुंचा तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे पहुंच, इससे आगे डी से आगे जाएगा तो आपका जो पॉइंट पी है वो इस जगह पे हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा कि आपका जो पॉइंट एन था वो डी से वापस ओ की तरफ को आना शुरू कर देगा। तो सेम चीज़ स्प्रिंग के साथ आप अगर नीचे को खींच के छोड़ते हो तो स्प्रिंग पहले क्या करेगा, बी की तरफ को जाएगा और बी से फिर कहाँ को आएगा, वापस ए की तरफ के जो कि मीन पोजीशन है। सिमिलरली इसी तरीके से एन भी जो है वो डी से पहले ओ से डी की तरफ को जाएगा एन, और फिर डी से वापस ओ की तरफ को आएगा, और इसी तरीके से क्या कहता है ई की पहुंचेगा और ई से वापस जो है वो ओ की तरफ चला जाएगा। तो सेम चीज़ आपकी ये वेव मोशन के अंदर भी हो रहा है कि ओ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन की तरफ को आएगा, और ये सेंटर जो आपके पास नज़र आ रहा है ये क्या है, ये मेन पोजीशन है सारी की सारी इसकी। तो ये क्या है पॉइंट, अगर मिसाल के तौर पर कोई बॉडी यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करती है तो ये इसका क्या है, पहले एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट बी पे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन की तरफ को आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस मेन पोजीशन पे जाएगा। तो ये तीनों के तीनों बेसिकली मोशन क्या है, एनालॉगस हैं, और ये तीनों के तीनों ही क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले तो हमने ये ताल्लुक बनाया आपस में कि भाई हाँ, जो सर्कुलर मोशन होता है असल में वो भी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। जिस तरह स्प्रिंग आपके मोशन करता है उसी तरीके से वेव भी मूव करती है, और जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है वो भी करती है।
तो यही इसने क्या कह दिया कि भाई ठीक है एट टी इज इक्वल टू 0 के जब हम टाइम के साथ आप इसको देखना चाह रहे हैं कि अगर टाइम 0 है मतलब टाइम अभी स्टार्ट हुआ है तो आपका जो पॉइंटर होगा P1 जो है वो कहाँ पे होगा पोजीशन, ठीक है, एट ए हो जाएगा, ठीक है। ए से वो क्या करेगा फिर बेटे बी की तरफ जाएगा और बी से फिर वापस ए की तरफ आएगा, फिर सी की तरफ आएगा और सी से फिर वापस ए की तरफ आएगा। तो यही उसने हिस्सों में तकसीम किया कि अगर हम इस पूरी वाइब्रेशन को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें तो हम पहला ये कह सकते हैं कि ए से लेकर जब बी पर गया है तो ये क्या है, ये T/4 है, ठीक है। और फिर जब बेटे वापस बी से ए पे आया तो जमा T/4 हो जाएगा, मीन्स कि ये T/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल हो जाएगा T/4 प्लस T/4 इज इक्वल टू T/2 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जब बेटा वो क्या करेगा ए से सी की तरफ को जाएगा तो 3T/4 हो जाएगा, मतलब एक T/4 और जमा कर दो बीच में अब T/4 क्या है कि ये टाइम पीरियड है, एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम है उसका और एक टाइम पीरियड के लिए जितना टाइम चाहिए उसका चौथा हिस्सा क्या होता है आपके पास, वो ये अभी बता रहा है। क्योंकि एक वाइब्रेशन कब होगी मुकम्मल, जब ये ए से बी पे जाए, बी से ए पे आके फिर सी पे जाए और सी से वापस ए पे पहुंच जाए, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। और इसके लिए जितना टाइम चाहिए होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए उसके 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जो टाइम पीरियड है उसको उसके बराबर 4 हिस्सों में तकसीम किया। तो पहला T/4, दूसरा भी T/4, तीसरा भी T/4, चौथा भी T/4, और जब इन सबको जमा करेंगे तो एक पूरा कैपिटल T मतलब कि पूरा एक टाइम पीरियड आपके पास वन वाइब्रेशन के लिए टाइम आ जाएगा। तो बेसिकली जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगी। अगर आप कंसीडर करें कि जो n इसकी प्रोजेक्शन है वो क्या कर रही है, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, लेकिन अलॉन्ग DOE लाइन जो है, DE लाइन जो डायमीटर है सर्कल का वो उस पर मूव कर रही है। n जो है वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, ठीक है, वो सर्कल में नहीं है बल्कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि n की मूवमेंट हो ही p की वजह से रही है, अगर p मूव नहीं करेगा तो उसका साया भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमें साबित कर दिया कि भाई ठीक है ये सिंपल हार्मोनिक, तीनों मोशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब कहता है कि हमने क्या करना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और उसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो उन चीज़ों को डिफाइन करनी है, कहता है कि कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर जो पॉइंट P आपको बता दिया कि ये वो बॉडी है जो कि क्या सर्कल में मूव कर रही है, और इसका साया जो कि पॉइंट N है ये क्या कर रहा है, ये DOE लाइन के ऊपर आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो जो ये आपका रेडियस है x0 जिसको आपने कह दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है x0 है। कहता है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं थीटा, ये कुछ ना कुछ एंगल आपके पास जो मीन पोजीशन उसके साथ एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले कहता है कि क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंस, ये क्या चीज़ है, और ये x0 जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। तो जो आपके पास बेटा ये x है ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। वो कैसे कि बेटा आपका बॉडी जब भी है क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वो क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ से जो उसका साया उसने मोशन स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे गया, ठीक है। तो ये ज़रा विजिबल बना दूँ मैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि बेटा मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ऊपर जो P जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता जा रहा है, ये क्या करेगा आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे मूव करता करता किधर पहुंच जाएगा, ये D तक। तो ये बेसिकली क्या है, आपको नज़र आ जाएगा कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, कि ये O से लेकर D तक पूरा का पूरा फासला गुजर के ये जो है तय करके फिर D तक जाएगा। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो रेडियस है बेसिकली ये क्या है, अगर आप गौर करो P पॉइंट जो है जब D पे पहुंच जाएगा तो ये x0 के इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। x0 मतलब कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या जितना उसका रेडियस है ये उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं कि बॉडी इधर मूव करता हुआ नीचे पहुंचा है तो जो ही, और ये क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी जिस पॉइंट पे, मतलब अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ पर भी इसकी अलग डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाले पॉइंट पे है तो इसकी अलग डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही वो E पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ये x0 हो जाएगा, मीन्स कि उसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो कहता है कि फिगर में हमें ये चीज़ें सारी इसमें क्लियर हो गई हैं। तो अब हमें फिगर से जो चीज़ क्लियर हो रही है, कहता है कि कंसीडर हमने क्या कर लिया कि जो एंगल है O1, ठीक है, जो चीज़ क्या है अगर गौर करें, कहता है O1 एंगल, और ये क्या चीज़ है, ये एंगल का सिंबल है कि O1 से लेके O और P तक का जो एंगल है, मिसाल के तौर पर देखें ये शुरू हुआ, कहता है कि O1 से कहाँ पे आया, O पे,
ओ से फिर कहाँ पे गया बेटे, पी के ऊपर। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये जो सेंटर में आपका थीटा जो है, ये वाला एंगल बेसिकली क्या बन रहा है। तो कहता है और यही एंगल किसके इक्वल है, एन पी ओ के। मतलब ये अगर हम एन, क्योंकि आपको याद है मैथ्स के अंदर एक रूल था ज्योमेट्री के अंदर कि बेटे जब भी कभी दो पैरेलल लाइंस एक जगह से क्रॉस करेंगी, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, दो लाइंस हैं पैरेलल, और इनको एक लाइन कट करके गुजरे, तो तब क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग एंगल्स होते हैं, मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो वही चीज़ उसने क्या है कि जो O1P तक का जो एंगल है थीटा दरम्यान में, कहता वो इक्वल होगा किसके, पॉइंट N यहाँ पर है तो N से लेकर PO तक। तो अगर गौर करें ये भी एक लाइन, ये भी एक पैरेलल लाइन, और तो ये इसका रेडियस है, ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है, तो ये अल्टरनेटिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये कहता है इसको कह दिया कि हमने थीटा के इक्वल है। अब ये उसी डायग्राम को जो अंदर एन पी वाली है उसको हमने अलग करके थोड़ा सा बना लिया कि ये जो एक्स नॉट है ये इसका रेडियस है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपका वो एंगल था O1 ओ पी जो है वो थीटा था। तो अल्टरनेटिंग एंगल क्या होंगे, सेम होते हैं। तो बेटा इसका मतलब है ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो ये एन पॉइंट अगर इस जगह पे है तो ये O से लेकर एन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या रेडियस के इक्वल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर। तो ये किस्म का आप क्या कह सकते हो कि ट्राइंगल बना रहा है, और ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो अगर कहता है कंसीडर कर लें कि एक्स नॉट जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और एक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, किसकी, पॉइंट एन की, जब ये हमारे डायमीटर के ऊपर मूव करते हुए बना रहा है। तो एट एनी इंस्टेंट के मतलब इंस्टेंटेनियस जो है डिस्प्लेसमेंट है। देन तो ट्राइंगल जो है ओ पी एन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो उससे हमें ये पता चला कि जो साइन थीटा है, ठीक है, बेसिकली हमें एक्स और एक्स नॉट को इन्वॉल्व करना है। तो अगर आप गौर करो, अगर हमारे पास ये वाला एंगल रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको पता है कॉस थीटा तो होता नहीं है, ये साइन थीटा ही होता है। तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ एन क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और जो ओ पी है आपके पास ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो एक्स ओवर एक्स नॉट जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स नॉट ये साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली वही चीज़ उसने यहाँ पे बताया, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा हो गया, एक्स जाके मल्टीप्लाई हो गया दूसरी तरफ, ठीक है। तो बच्चे हमें ये पता है कि जो एंगल दरमियान में ये थीटा हमारे पास है, क्योंकि पी जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो अभी याद रखिएगा, परेशान इसमें इस बात पर नहीं होना कि हम बेसिकली दोनों मोशंस को, मतलब हम ज्योमेट्री को भी यूज़ कर रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन को भी यूज़ कर रहे हैं, और वाइब्रेटरी मोशन जो है हमारे पास उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस को भी इधर यूज़ करेंगे। तो पी जो है वो क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जो चीज़ मूव करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो बेटा उसका क्या है, जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो आप लोगों ने 5 चैप्टर में पढ़ा है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होती है, थीटा क्या है, वो ओमेगा टी के इक्वल हो जाती है, जिसमें ओमेगा क्या था, एंगुलर वेलोसिटी थी, और या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी क्या है, ये टाइम है। तो वही कहता है कि जो एंगल O1 O P ये एंगल है बेसिकली ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो आपकी यही इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगी, इसमें आपने सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी के, थीटा की जगह हम लोगों ने ओमेगा टी की वैल्यू, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो हमें ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इस तरह। तो बेटा कहता है कि दिस एक्सप्रेशन इज फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उस बॉडी की जो कि सर्कुलर मोशन करते हुए, पहले तो हमने ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं, हम ये पता कर चुके हैं कि वाकई जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। तो इस वजह से ये उस सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसके बाद आगे बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर ली। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब कि हाँ भी सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर परफॉर्म करे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतालिक सर्कुलर मोशन की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कहता है वही डायग्राम कंसीडर कर, सिर्फ हमने क्या कर लेना है, वेलोसिटी है तो हमने सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स सब कंसीडर कर लेने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये डायग्राम इकट्ठी यूनिट बना दी है, तो मैं आपको स्टेप वाइज इसको ब्रीफ करता हूँ। आपने सर्कुलर मोशन के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ लीनियर वेलोसिटी भी होती है। तो हमने बेसिकली जो आपको ब्लू कलर में इधर लाइन नज़र आ रही है ये क्या है, ये एंगुलर इसकी लीनियर वेलोसिटी ही है पॉइंट पी की, और वो आपको पता क्या होगी, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं कि अलोंग द टेंजेंट होगी। अब दूसरी तरफ बचे जो चीज़ है वो ये है कि ठीक है
ये हमारे पास है और ये अलॉन्ग द टेंजेंट है वी पी, इसलिए इसको वी पी कह दिया कि पॉइंट पी की लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक ये तो उसकी वेलोसिटी होगी, और दूसरी तरफ आपको पता है कि आप इसकी जो प्रोजेक्शन है पॉइंट एन, वो भी तो मूव कर रहा है, ठीक है। वो भी तो ओ से लेकर डी पे जा रहा है, डी से फिर वापस ओ पे आ रहा है, जूं जूं पी मूव कर रहा है उसी तरीके उसके बिल्कुल लिहाज से मूव कर रहा है। तो इस वजह से वो क्या कहता है कि इसका मतलब उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो हमने उसकी वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर दिया कि जो कि n की वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन शुरू में स्टार्ट के अंदर अगर गौर करो कि जब आपके जो पॉइंट p है या बॉडी जो p पे है वो मूव कर रही है, अगर O1 से D की तरफ को मूव कर रही है, तो आपका जो n पॉइंट है वो कहाँ को मूव करेगा, वो O से D की तरफ को मूव करेगा स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो O से D की तरफ को होगी। तो वो कहता है कि असल में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसमें होगा क्या कि जो v, हम अगर गौर कर लें कि जो ये v है ये असल में उसी vp का ही एक कंपोनेंट है। वो कैसे, कहता है कि जस्ट कंसीडर करो कि आपके पास ये क्या है, ये vp है और ये वेक्टर वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। हमने कह दिया कि बेटा ये इसका एक x कंपोनेंट है और एक इसका y कंपोनेंट है, ठीक है। एक इसका x कंपोनेंट और एक इसका y कंपोनेंट। तो हमने बेसिकली ये इसको v कह दिया है और x कंपोनेंट को हमने इग्नोर कर दिया। तो इसी कंपोनेंट को उसने क्या किया है कि दूसरी तरफ यहाँ पर अगले सिरे पर रख के ड्रॉ कर दिया, मतलब जब सेम लेंथ है सेम है तो हमने सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की है। सिमिलरली यही बात उसने यहाँ पर किया कि बेटा अगर कंसीडर करो कि ये जो मैं लाइन अभी डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसका क्या है y कंपोनेंट, जिसको v कह दिया। तो इसको किया क्या है, इसको यहाँ से सिर्फ इधर ला के ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब बारी आ गई, ठीक है, आप ये भी एक डायग्राम बन रही है, मतलब अगर वीपी अगर आपका ट्रायंगल सा बन रहा है, वीपी अगर आपके पास ये है, इसका y कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। तो ये भी तो बेटा आपका क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है नीचे, तो ये क्या हो गया ट्रायंगल। अब इसमें ये थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी बात कहता है कि भाई कंसीडर करो कि हमारे पास जो पूरा यहाँ से ये जो एंगल था ये था 90 डिग्री, ठीक है। मीन कि यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है, ये है 90 डिग्री। तो अगर इधर वाले को हमने पहले ही ऊपर अगर गौर करो, जो आपके पास हमने इसको क्या कह दिया था, इसको थीटा कह दिया था, ठीक है। ऊपर अगर ऊपरी डायग्राम में देखो तो इसको हमने थीटा कह दिया था कि भाई ये दो पैरेलल लेंथ के दरमियान जो एंगल है, ये पिछली डायग्राम में भी आपने देखा था कि हमने इसको थीटा कह दिया। अगर ये थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये पूरा का पूरा 90 है, तो बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये कहता है कि 90 में से थीटा को माइनस कर दो तो बाकी क्या बचेगा, वो यही एंगल बचेगा, ठीक है। तो इसकी यही वो कहता है कि 90 माइनस थीटा, तो यही वैल्यूज क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूट करो। और हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वीपी वो किसके इक्वल है, ठीक है, वीपी है ना। तो बेटा ये क्या कर रहा है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा की जो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वो यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिकली आप वीपी हो गया जो लीनियर वेलोसिटी है इसकी अलॉन्ग द टेंजेंट, या जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। रेडियस इधर क्या है, एक्स नॉट है, उसने एक्स नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो उसने इधर रख दी। तो बेसिकली ये v इज इक्वल टू जो 5th चैप्टर में आपने देखा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ये वही इक्वेशन को उसने चेंज किया है हमारी इस मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक। फिर कहता है कि भाई हमने अगर इसको फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी का, तो हमें n जो है उसकी वेलोसिटी, तो ये जो डायग्राम अभी मैंने आपको सारी समझाई है, बेसिकली ये n की वेलोसिटी v को फाइंड करने के लिए तरीका था, ठीक है, ये किया था। तो हमें ये पता चल गया कि हमने वेलोसिटी के मुतल्लिक़ हमने दो क्या कर लिए, ट्रायंगल्स बना चुके हैं। कैसे, अगर आप गौर करें बेटे, ये क्या है, मैंने पहले दोबारा बना रहा हूँ, ये वीपी, ठीक है, ये वो वेलोसिटी होगी, ये इसी वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया हमारा दूसरी तरफ, ठीक है। तो बेटा नीचे लाइन में ये क्या है, पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल भी हमें पता चल गया कि ये 90 माइनस थीटा है। तो आपका क्या चीज़ है बेटा, वीपी, और ये क्या है, v है। अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपके पास, ये हाइपोटेन्यूज, वीपी जो है वो हाइपोटेन्यूज है और v जो है वो क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली वो यही चीज़ जो है अप्लाई करता है इसके अंदर, ठीक है। कि अब मैं दोबारा देखें, वीपी बेटा ये क्या है, इस मोशन को हमने v कह दिया, मतलब ये जो आपके पास ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसको मैंने थोड़ा सा अलग करके बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सेंटर में जो लाइन है आपके पास, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया p से लेकर n तक का जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे आपका पॉइंट p है, यहाँ पे आपका पॉइंट n है, ठीक है। ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि बेटे वो कैसे आया 90 माइनस थीटा, कि अगर ये पूरा का पूरा क्या है देखें वीपी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, और इसमें से आधा थीटा आपको पता है, तो आपको पता है कि राइट एंगल का क्या मतलब होता है कि पूरा एंगल जो है वो 90 का है,
छोटे एंगल का हमें पता है कि वो थीटा है, तो इसमें 90 में से थीटा माइनस कर तो आपके पास वो एंगल आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को वो कहता है कि जब अप्लाई करता है कौन सी साइन थीटा वाली, ठीक है, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ अभी। बेसिकली वो साइन थीटा ही की वैल्यू यूज़ करता है कि इधर एंगल क्या है हमारे पास, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और बेटे ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर क्या है वी और हाइपोटेन्यूज क्या है वी पी, तो उसी को वी पी जो है दूसरी तरफ जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही इक्वेशन हमारे पास शक्ल बन जाएगी, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब जो अगली ये कॉस थीटा कैसे बना है, तो मैथ के अंदर एक आइडेंटिटी थी कि अगर साइन 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल हो जाए तो कहता है ये एंगल जो है ये कन्वर्ट होके कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। तो ये जो पूरी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की है इसको हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा में चेंज करके लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि चलें ठीक है। और वीपी की वैल्यू अभी आपने पीछे कंसीडर की है कि कैरी की, वीपी की वैल्यू क्या थी, वो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा से दी थी उसने, तो वीपी की वैल्यू बेटे क्या हो जाती थी, एक्स नॉट ओमेगा की इक्वल थी, हमने वो पुट कर दी वीपी की जगह पे वी उसकी एक्स नॉट ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो है वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ये अभी फाइनल इक्वेशन नहीं है। अब कहता है कि इसमें हम कॉस थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे कि आपको ये पता है कि कॉस थीटा जो है किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी ये कहाँ से आया बेटा, आपको इक्वेशन का जो पता होगा वो थी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के। तो ये बेसिकली इसी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 से ही ये इक्वेशन हमने क्या किया, ड्राइव किया। अब इसमें हमें साइन थीटा का क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी है, तो आपको इसमें बीच में नज़र क्या आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस कम्प्लीटली इसको चेंज कर दें किसके अंदर, इन वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे इसको हम इन टर्म वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख दें। तो आपको साइन थीटा पीछे से पता है, डायग्राम तो वही रहेगी ना डिस्प्लेसमेंट की। अब एक ही डायग्राम के अंदर दो चीज़ें हैं, नीचे वाला हिस्सा बेटा डिस्प्लेसमेंट का और ऊपर वाली जो डायग्राम का हिस्सा है डेट इज वेलोसिटी का, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा किसका है, डिस्प्लेसमेंट का, और ऊपर वाला वेलोसिटी का। तो ये जो रिलेशन है साइन एक्स ओवर एक्स नॉट, ये बेसिकली ये नीचे वाले दो ट्राइंगल में से नीचे वाले ट्राइंगल का है, ऊपर वाले का हमारे पास वेलोसिटी का था। तो हमें तो इसमें क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने साइन की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया मैंने, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि नीचे क्या स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होता है, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अलग करके लिख देंगे अगर, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स नॉट, ठीक है, नीचे एक्स नॉट का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट बेटे हमने क्या किया कि इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस थीटा की इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपनी इसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जो v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा थी उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू को, कॉस थीटा की वैल्यू को, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें एक्स नॉट से कैंसिल हो गया, तो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आ गई v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी या एम्पलीट्यूड था, माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स क्या चीज़ है, इसमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, आपने पीछे भी पढ़ा है कि ये एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो, ये वो है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है, ये है वेलोसिटी के लिए, किसके, वो बॉडी की जो कि सर्कल में मूव करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, उसके लिए जो वेलोसिटी की इक्वेशन है वो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो ये तो बेटा हो गया वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमने मूव करना है किसका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की तरफ, जो आपके पास हाँ अगर वेलोसिटी है और वेलोसिटी विद द टाइम चेंज हो रही है, इसका मतलब है वो एक्सेलरेशन भी उधर होगी। तो बेसिकली हम लोगों ने उसकी भी एक्सेलरेशन देखनी, फाइंड करनी तो वही डायग्राम कंसीडर कर लेनी है। लेकिन हमें ये पता है कि जो बॉडी बेटे सर्कल में मूव करती है उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। और वो किस तरह, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपने 5 चैप्टर में पढ़ा है कि वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। सेम चीज़ उसने कहा कि पॉइंट पी की ए पी इसने रिप्रेजेंट किया है, ये टुवर्ड्स द सेंटर ब्लू लाइन से उसने रिप्रेजेंट किया है। डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आपने इधर रेडियस भी कहा हुआ है, क्योंकि इस सर्कल मोशन के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो है पॉइंट पी की एक्सेलरेशन।
इसी तरीके से जो पॉइंट एन जो उसकी प्रोजेक्शन थी उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है पॉइंट एन की अलोंग डी ऑर्बिटल। तो कहता है ए पी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे आया, मैंने पहले बताया कि जो भी बॉडी बेटे सर्कल में मूव करती है उसकी एक्सेलेरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल जो एक्सेलेरेशन है जिसको आपने ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर कहा था उससे फाइंड किया। और क्योंकि इधर जो वेलोसिटी है वो उस बॉडी की है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो हम इसको v को क्या है आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू ए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है जिसकी पॉइंट p की जो एक्सेलेरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, तो ए बेटा आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो है एक्सेलेरेशन वो क्या आएगी, ए पी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे सर्कल के अंदर जो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने जो रेडियस है उसको क्या कहा हुआ भला, एक्स नॉट नहीं कहा हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने कहा हुआ है। तो हमने वही वैल्यू क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। तो बेसिकली ये इक्वेशन के बारे में बताया कि जो ए पी या एक्सेलेरेशन की इक्वेशन है ये कहाँ से आई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन से आई है। तो इसके बाद बेटा अगर हमें पता है कि भाई ये बॉडी मूव कर रही है सर्कल, तो हमें क्या कहते हैं, इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर दैट एक्सेलेरेशन द पॉइंट एन इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलेरेशन अलोंग द डायमीटर डी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले थे, सेम चीज़ अगर ये एक्सेलेरेशन जो ए पी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इसका बेटा एक एक्स कंपोनेंट भी होगा और इसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा। तो अगर गौर करो तो जो इसका वाई कंपोनेंट है वही हमारी क्या चीज़ है, वही हमारे पास इंस्टेंटेनियस क्या है एक्सेलेरेशन है, वही क्या है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग करके बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल तो बेटा पॉइंट पी है, उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए पी हमने इसको कह दिया। इसका एक है एक्स कंपोनेंट और इसी का एक क्या है वाई कंपोनेंट हमने, और वाई कंपोनेंट अलोंग द डी ओ ई लाइन है, तो इसको हमने क्या कह दिया ए। तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और इसमें भी आपको पता है कि एंगल जो कंसिडर कर रहे हो वो आपके पास ये थीटा कंसिडर कर रहे हो, तो आपके पास जो ये स्मॉल ए है ये क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो ए पी है ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो सिमिलरली वही चीज़ कि साइन थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ की कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आपका एक ए और बेटे हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास ए पी, तो ए पी क्या दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए पी साइन थीटा हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ए पी की वैल्यू भी आपको ऊपर आपने फाइंड किया क्या है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी ए पी की जगह पे उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो हमारे पास हो गया क्या ए एक्सेलेरेशन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है वो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की इक्वल आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू का कि हमने एक्सेलेरेशन को भी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेके जाना है, क्योंकि जो बुनियादी तौर पर हम चीज़ें मेजर कर सकते हैं वो आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है उसके लिहाज से हमने एक्सेलेरेशन को चेक करना है। तो यही हम लोगों ने साइन थीटा का बेटे आपको पता है कि एक्स क्या है, एक्स ओवर एक्स नॉट था, मतलब एक्स आपका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट थी वो परपेंडिकुलर था, और जो एक्स नॉट जो रेडियस भी था वो क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल के अंदर। तो वही कहता है कि वैल्यूज हमने क्या किया, इनको कंपेयर किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ठीक है क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर एक्स नॉट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बेटे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वो क्या आई, ए इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये नेगेटिव कहाँ से आ गया, तो कहता है कि आमतौर पे हमारे पास क्या है कि जो डायरेक्शन अगर गौर करो, ठीक है, कि कंपेयरिंग द केस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन, कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन को आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। इट कैन बी सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, कि हमेशा ही एक्सेलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो उस डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया हुआ है, नेगेटिव साइन लगा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है हमारा किसके लिए, ये बेटा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए है, एक्सेलेरेशन ऑफ, और उस बॉडी की एक्सेलेरेशन के लिए जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। दैट एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ये SHO का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो वही बात जो आपने 9th-10th में एग्जांपल भी डेफिनेशन में भी की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलेरेशन की, कि बेटे हमारे पास क्या होता है कि जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन ये बताता है कि हमेशा ही एक्सेलेरेशन जो है किधर को होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, ठीक है। बेटा ये था आज का लेक्चर।
बाकी इंशाल्लाह इसको उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा कि सर्कुलर मोशन हमने यही देखा। इसमें थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। पहले तो हमने ये देखा कि चैप्टर 5 में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने 10th में डिस्कस किया हुआ था। हमने इधर एनालॉगी ड्रॉ की, एनालॉगी की ये दोनों मोशन एक जैसे, सर्कुलर मोशन भी असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया और साबित कर दिया कि हाँ ऐसा ही होता है। जब ये साबित हो गया तो फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस थी, क्या सर्कुलर मोशन के लिए भी वो ड्राइव हो सकती हैं या अखज़ की जा सकती हैं। तो हमने बेसिकली वही उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन किसकी, उस बॉडी की फाइंड की जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है और उसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अभी जो हमारे पास इक्वेशन आ रही हैं ये बेटे क्या है, ये एनालॉगस हैं, ये बिल्कुल क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का मिक्सचर हैं या मिली हुई हैं, ये इकट्ठी वो चीज़ें बता रही हैं। ओके, ये था आज का लेक्चर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।